हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बादल सिंह दिस साइड। फ्रेंड्स, आज का जो ये मेरा वीडियो लेक्चर है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु एस्पायर टू क्रैक नेट JRF एग्ज़ाम इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, वेरी ऑफन हमसे ऐसे MCQs पूछ लिए जाते हैं जिनमें हमें एक वर्ड दे दिया जाता है, स्पेसिफिक वर्ड, और पूछ लिया जाता है दैट हु कॉइन दिस वर्ड। तो मेरे आज इस छोटे से लेक्चर में हम कुछ 8 से 10 ऐसे नए वर्ड्स देखेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि ये वर्ड्स को किसने कोइन किया। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो पहला वर्ड है वो है वल्गर गांधीनिज्म। अगर MCQ आता है हु कोइंड द टर्म वल्गर गांधीनिज्म, देन आई वांट यू गाइज टू रिमेंबर द नेम ऑफ राजीव भार्गव। राजीव भार्गव जो थे, उन्होंने वल्गर गांधीनिज्म टर्म कोइन किया। इस वर्ड से जो राजीव भार्गव हैं, वो सिंपली जो गांधी के व्यूज थे ना मॉडर्निटी को लेके, उनकी आलोचना करते हैं। राजीव भार्गव जो गांधीयन व्यूज थे मॉडर्निटी को लेके, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनसे कतई भी मतलब उनको स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्होंने गांधी की आइडियोलॉजी को वल्गर गांधीयनिज्म बोल दिया। भार्गव आगे भी लिखते हैं कि गांधीयन प्लूरलिज्म ना, दैट इज इनकंसिस्टेंट। गांधी गांधी की आइडियोलॉजी में जो प्लूरलिज्म की बात होती है ना, वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि राजीव भार्गव का मानना था कि प्लूरलिज्म तो मॉडर्न सोसाइटीज में भी होती है, और गांधी जी मॉडर्निज्म के क्रिटिक थे। तो ये बात राजीव भार्गव को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने वल्गर गांधीनिज्म टर्म कॉइन किया अपने वर्क व्हाट इज सेक्युलरिज्म फोर में। Moving on to the next slide, the term geoculture was coined by Immanuel Wallerstein. इस वर्ड से इमैनुअल वॉलरस्टीन कहना चाहते हैं वो आइडियाज और वो वैल्यूज जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रीडोमिनेंट हैं, कि ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन से नॉर्म्स हैं जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चलते हैं, जिनकी वजह से वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है। तो अगर MCQ आ जाए हु कोइंड द टर्म जियो कल्चर, तो आप इमैनुअल वॉलरस्टीन का नाम मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड है, बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। द टर्म पैरा डिप्लोमेसी। ये टर्म किसने कोइन किया? पेनियोटिस सोल्डेटोस एंड इवो ड्यूचासेक इन द 1980s। ये जो पैरा डिप्लोमेसी वर्ड आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको नाम याद रखना है पेनियोटिस सोल्डेटोस एंड इवो ड्यूचासेक। फ्रेंड्स, ये दोनों लैटिन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। और अब मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होता है इस टर्म पैरा डिप्लोमेसी का। सी, पैरा डिप्लोमेसी का बहुत ही सरल भाषा में मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उनमें जब नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करती हैं, वो भी बड़ी अहम भूमिका निभाने लगती हैं, तो वो पैरा डिप्लोमेसी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर MCQ आ जाए कहीं भी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में या नेट JRF पोल साइंस एग्जाम में, तो ये आप भूलिएगा मत फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट इज ग्रीन इंपीरियलिज्म। फ्रेंड्स, टर्म ग्रीन इंपीरियलिज्म कोइन किया था रिचर्ड ग्रूव ने अपनी किताब ग्रीन इंपीरियलिज्म में ही। फ्रेंड्स, हमारा जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, उसमें एक एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म एक आइडियोलॉजी दी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, जो यूनिट 1 है उसमें। तो आप यूं मत सोचिएगा कि ये ग्रीन इंपीरियलिज्म कहाँ से आ गया। ये उसी सिलेबस का जो वो कंपोनेंट है ना, एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म, उसमें से ही निकल के आता है कि ग्रीन इंपीरियलिज्म रिचर्ड ग्रूव ने कोइन किया। इसके थ्रू रिचर्ड ग्रूव सिंपली ये कहते हैं कि ग्रीन इंपीरियलिज्म जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज की एक स्ट्रेटेजी है जिससे वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनल अफेयर्स ऑफ मोस्टली डेवलपिंग नेशंस इन द नेम ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। यानी रिचर्ड ग्रूव बोलते हैं कि ग्रीन इंपीरियलिज्म के तहत वेस्टर्न कंट्रीज ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनके इंटरनल मैटर्स में काफ़ी दखलंदाजी करते हैं। फॉर एग्जांपल उनको ये बोल देंगे कि आप ना क्लीन एनर्जी यूज़ करिए, आप अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लिमिट करिए, ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मत करिए, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ताकि वो खुद अपना प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें। तो इस चीज़ का नाम ग्रीन इंपीरियलिज्म दिया है रिचर्ड ग्रूव ने। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इनवॉल्यूटेड प्लूरलिज्म। फ्रेंड्स, इनवॉल्यूटेड प्लूरलिज्म जो टर्म था, ये लॉयड रूडोल्फ एंड सूजन रूडोल्फ ने कॉइन किया था।
देखिए, जो हम रूडोल्फ और रूडोल्फ का काफ़ी नाम सुनते हैं, तो ये याद रखिएगा आपकी इनवोल्यूटेड प्लूरलिज्म जो टर्म है, ये रूडोल्फ एंड रूडोल्फ ने कॉइन किया था। इनके बारे में और भी आपने पढ़ा होगा कि बुलक कैपिटलिस्ट, कमांड इकोनॉमी, डिमांड इकोनॉमी किसने कॉइन किया, तो वो तो इन्होंने ही कॉइन किए थे। साथ ही में एक ये नया शब्द भी ध्यान रखिएगा कि इनवोल्यूटेड प्लूरलिज्म भी रूडोल्फ ने ही कॉइन किया था। फ्रेंड्स, इस इनवोल्यूटेड प्लूरलिज्म से रूडोल्फ एंड रूडोल्फ ये एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया की सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी है। जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है ना प्लूरलिज्म की, उससे भी कहीं ज़्यादा इंडियन डाइवर्सिटी है। द टर्म डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जैसे ही डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म आएगा, तो नो डाउट मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजल्स ने डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट इस वर्ड को कॉइन किया था जोसेफ डाइट जैगन ने। एंड फ्रेंड्स, कई बार ऑप्शन में जॉर्जी प्लेखनोव का भी नाम आ जाता है कि जॉर्जी प्लेखनोव ने ये टर्म डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कॉइन किया था। जो हम पढ़ते हैं ना मार्क्स की थ्योरी में डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कि हिस्ट्री इज शेप्ड बाय मैटर नॉट आइडियाज, कि मैटर ही अल्टीमेट रियलिटी है, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करता है ना अपने वर्क में। तो ये जो वर्ड है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, ये कॉइन किसने किया था? जोसेफ डाइटजन ने। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में जोसेफ डाइटजन ना हो तो ये भी आ जाता है कि जॉर्जी प्लेखनोव ने भी इस पे काफ़ी काम किया था। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको जॉर्जी प्लेखनोव भी मार्क कर देना है। ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं रिचर्ड ओटी। फ्रेंड्स, रिचर्ड ओटी ने एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम था रिसोर्स कर्स। अपनी किताब सस्टेनिंग डेवलपमेंट इन मिनरल इकोनॉमीज द रिसोर्स कर्स थेसिस। तो हमसे अगर पूछ लिया जाए एमसीक्यू कि हु कॉइंड द टर्म रिसोर्स कर्स, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस नेम, रिचर्ड ओटी। फ्रेंड्स, रिसोर्स कर्स से रिचर्ड ओटी सिंपली बोलते हैं कि ये एक वो फिनोमिना है जिसमें एक कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, उसकी वजह से एक कंट्री को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, उस कंट्री में पॉवर्टी होगी रिसोर्सेज होने के बाद भी, कन्फ्लिक्ट होगा एंड करप्शन होगा और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होगा। वहाँ पे अर्थव्यवस्था की कोई वृद्धि नहीं होगी। तो अगर गैस कर पा रहे हो तो वो ऐसा किन किन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं रिचर्ड ओटी? मेनली अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज तो मिलते हैं, बट दोज कंट्रीज आर बी सेट विद दीज प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, कन्फ्लिक्ट, करप्शन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, रिचर्ड ओटी ने रिसोर्स कर्स वर्ड कॉइन किया था। अब फ्रेंड्स, हैरोल्ड लासवेल, हम काफ़ी बार इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ हु गेट वोट, हाउ एंड व्हेन। तो हैरोल्ड लासवेल के बारे में एक ये चीज़ भी याद रखिएगा कि हैरोल्ड लासवेल ने कॉइन किया था वर्ड गैरिसन स्टेट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है विच स्कॉलर कॉइंड द टर्म गैरिसन स्टेट, तो आप हैरोल्ड लासवेल मार्क करेंगे। अब ये गैरिसन स्टेट होता क्या है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, गैरिसन स्टेट एक वो स्टेट होता है जहाँ पे एक कंट्री के अंदर ना मिलिट्री डोमिनेट करती है, मिलिट्री का दबदबा रहता है। पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके ऊपर मिलिट्री की ज़्यादा मतलब चलती है। एग्जाम्पल इसका पाकिस्तान सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। पाकिस्तान यहाँ मिलिट्री ही तो है, तो पाकिस्तान भी एक गैरिसन स्टेट है, और ये वर्ड गैरिसन स्टेट हैरोल्ड लासवेल ने कॉइन किया। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिव पब्लिक वैल्यूज। फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट है ऑपरेटिव पब्लिक वैल्यूज का, इसको कॉइन किया था भीखू पारेख ने। अगर आपने मल्टीकल्चरलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ी हो तो आपको भीखू पारेख का नाम याद होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि भीखू पारेख कॉइंड द टर्म ऑपरेटिव पब्लिक वैल्यूज। फ्रेंड्स, ऑपरेटिव पब्लिक वैल्यूज से भीखू पारेख ना सिंपली ये बोल रहे हैं दैट ऑपरेटिव पब्लिक वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जिन्हें एक समाज में स्वीकार कर लिया जाता है, जो एक सोसाइटी में ऑपरेट रहती हैं। अब इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको स्वीकार लिया जाता है, यूएसए की सोसाइटी में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, वहाँ पे उनकी अलग वैल्यूज हैं जिनको उनकी सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है।
ये वैल्यूज़ रिलीजियस वैल्यू हो सकती हैं, एथेनिसिटी पे बेस्ड हो सकती हैं, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन आधारित हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अब इंडियन सोसाइटी बड़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तो यहाँ अगर LGBTQ कम्युनिटी की बात करें तो अभी इतना लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते LGBTQ कम्युनिटी को, लेकिन USA में बड़े ही लिबरल हैं वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। तो ऑपरेटिव पब्लिक वैल्यूज याद रखिएगा, भीखू पारेख ने कोइन किया फ्रेंड्स। अब अपनी किताब अनइक्वल डेवलपमेंट में सामिर अमीन बात करते हैं दो तरीके के अक्यूमुलेशन की। वन ही कॉल्स ऑटोसेंट्रिक अक्यूमुलेशन, जो कोर कंट्रीज में होता है, एंड द अदर ही टर्म्स एज एक्स्ट्रावर्टेड अक्यूमुलेशन, जो कि पेरिफेरल कंट्रीज जो हैं। आपने फ्रेंड्स डिपेंडेंसी स्कूल में पढ़ा होगा ना, कोर कंट्री और पेरिफेरल कंट्रीज। कोर कंट्रीज दुनिया के एडवांस्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा, और पेरिफेरल कंट्रीज जो एक तरीके से कोर कंट्रीज के लिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, एंड पेरिफेरल कंट्रीज आर दोज जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है और जिनमें पॉवर्टी और अदर तरीके की मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑटोसेंट्रिक अक्यूमुलेशन और एक्स्ट्रावर्टेड अक्यूमुलेशन किसने कॉइन किया, तो आपको नाम याद रखना है सामिर अमीन का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स। ऑटोसेंट्रिक अक्यूमुलेशन ना फ्रेंड्स कोर कंट्रीज में होता है, जिसका मतलब होता है कि उस कंट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होता है कि उसी कंट्री का ना ऑटोमेटिकली फायदा हो रहा होता है, उसी कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही होती है। लेकिन एक्स्ट्रावर्टेड अक्यूमुलेशन का मतलब है कि ये हो तो पेरिफेरी में रहा है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक ग्रोथ हो ही नहीं रही, कंट्री की इंटरनल ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ इस तरीके से यहाँ की इकोनॉमी चल रही है कि वो अल्टीमेटली ना कोर कंट्रीज को ही बेनिफिट कर रही है। तो ये याद रखिएगा ऑटोसेंट्रिक और एक्स्ट्रावर्टेड अक्यूमुलेशन का डिफरेंस जो सामिर अमीन ने बताया। तो फ्रेंड्स इस छोटे से लेक्चर का मेरा कोर ऑब्जेक्टिव था आपको कुछ नए टर्म्स बताए जाएं। अब फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी है, ये जो मैंने आज आपको इतने वर्ड्स बताए इन पे मैच द फॉलोइंग का भी सवाल आ सकता है। आपको एक तरफ दे दिया जाएगा कि व्हाट इज गैरिसन स्टेट, एक तरफ दे दिया जाएगा पब्लिक ऑपरेटिव वैल्यूज, एक तरफ दे दिया जाएगा रेंटियर स्टेट, और आपको बोल दिया जाएगा कि मैच करो इन सबको। तो मैच द फॉलोइंग में भी सवाल आ सकता है, वन वर्ड भी आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड। अब फ्रेंड आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, कमेंट्स में मेरे को ये बताइए हु कॉइंड द टर्म डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी टर्म किसने कॉइन किया? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स अभी ये सीरीज शुरू हुई है, आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही स्पीड के साथ हम UGC नेट JRF पोल साइंस का सिलेबस भी कवर करेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टर्म्स के साथ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे को मोटिवेट करेगा और नई नई वीडियोस और नए नए कंसेप्ट्स आपको मैं बता सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।